डेंटल इन्फेक्शंस की वजह से हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से, छाला जिसको Mouth बोलते ulcer, हैं, जी। माउथ अल्सर, जी। करेक्ट। तो वो सबसे कॉमन और सबसे इनिशियल साइन और सिम्टम है उस चीज का। कैंसर का है बहुत सारे लोगों में कि टूथपेस्ट में एक केमिकल होता है जिससे कैंसर होता है, तो उसकी वजह से टूथपेस्ट इस्तेमाल मत करो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? स्पाइसी फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ ओरल कैंसर। कोई चाहता है कि उसको ओरल कैंसर हो ही ना, तो वो क्या प्रिवेंशन करे अपनी लाइफस्टाइल? मैंने जैसे बताया कि कैंसर के बारे में, तो ओरल कैंसर किस वजह से होता है, क्यों होता है? ओरल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन रीजन है, जो हम हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं और इंडिया में, कैंसर तो देखा जाए तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपने जैसे कहा आप भी ट्रीटमेंट करते हैं, जी। तो इनमें बेटर किसके पास जाना बेटर रहेगा? अगर आप बाहर के सरफेसेस को ब्रश कर रहे हैं दांत जी। के, तो वो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए। ओके। ठीक है। हमारी जो ओरल हेल्थ है वो ओवरऑल हेल्थ से कैसा कनेक्टेड है? सेइंग है दैट ओरल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ। आज के इस मार्वलस डिस्कशन के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ओरल हेल्थ के बारे में, और ओरल हेल्थ ओवरऑल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है उसके बारे में जानेंगे, और ओरल हेल्थ में जितने डिजीज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और टीथ रिलेटेड डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रश किस तरह से सही से करें और कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, और टूथपेस्ट इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस एपिसोड में हम ये भी कवर करेंगे कि कैंसर कैसा होता है, ओरल कैंसर कैसा होता है, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसको प्रिवेंट कैसे करें। तो आज के इस एपिसोड को कंप्लीटली देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर रहबर फिरदौस, MDS। मोस्ट वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी मेडिकल फील्ड की जर्नी के बारे में, वो कैसे रही? अभी देखिए, कैसा होता है, नीट जब हम देते हैं, यूजी एग्जाम, जी। उसके बाद ऑप्शन ये होता है कि मेडिकल फील्ड ज्वाइन करें या इंजीनियरिंग। जी। तो डेंटिस्ट्री थर्ड ऑप्शन होता है यूजुअली। जी। तो मेरा कैसा था, मेरे फैमिली में बहुत सारे डेंटिस्ट हैं। जी। तो मैं जब से बचपन से मैं देखती थी उनको प्रैक्टिस करते हुए, उनके क्लिनिक्स में कभी मैं विजिट करती थी, मैं उनको देखती थी प्रैक्टिस करते हुए। तो मेरा पर्टिकुलरली उस फील्ड में इंटरेस्ट मैं डेवलप की। जी। तो इसलिए मैं डिसाइड की कि मैं BDS डेंटिस्ट्री ज्वाइन करूंगी। जी। तो फिर जब डेंटिस्ट्री ज्वाइन किए, तब थर्ड ईयर में जो एक सब्जेक्ट होता है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जी। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट आया। आपका BDS कहाँ से हो? बागलकोट, PMNM डेंटल कॉलेज बागलकोट। जी। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं डिसाइड की कि आई विल परस्यू जी। पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। जी। तो डेंटिस्ट तो MDS तो बहुत सारे होते हैं, तो डेंटिस्ट में कौन कौन से डेंटिस्ट होते हैं? MDS जो होता है ना, सर्जरीज, वो कौन से सर्जन होते हैं, और कौन से पेशेंट्स को किस सर्जन के पास जाना चाहिए? BDS के बाद, BDS तो चलिए जनरल डेंटिस्ट्री है, जैसे मेडिकल फील्ड में 4 इयर्स MBBS के जैसे MBBS सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वैसे ही BDS में जी। सारे सब्जेक्ट्स ओवरऑल जो रिलेटेड है डेंटिस्ट्री के, वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद है MDS, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो अभी समझ लीजिए जैसे दांतों में कैविटी हो गई, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसके लिए अगर पेशेंट जा रहे हैं तो उनको एंडोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए। एंडोडोंटिस्ट स्पेशलाइज करते हैं ये चीजों में, मतलब टूथ, पर्टिकुलरली इन टूथ। जी। हाँ, तो जो कैविटीज हो गया या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स हो गया, वीनियर्स आजकल जो बहुत कॉमन है वो हो गया, तो वो एंडोडोंटिस्ट उसमें ट्रेंड रहते हैं। जी। फिर हो गया गम डिसीजेस, ऐसे 8 ब्रांचेस हैं ओवरऑल। फिर हो गया गम डिसीजेस, गम डिसीजेस ट्रीट करने के लिए पेरियोडोंटिस्ट होते हैं जी। उनको वो ट्रेन होते हैं 3 साल गम डिसीजेस के लिए। फिर हो गया ओल्ड एज पेशेंट्स, जिसका डेंचर हम बनाते हैं जी। या फिर मिसिंग टूथ रहते हैं, उसका रिहेबिलिटेशन होता है,
तो वो होते हैं प्रोस्थोडोंटिस्ट। जी प्रोस्थोडोंटिस्ट उस चीज में पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड रहते हैं। फिर हो गया जैसे कि ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट होता है, जैसे किसी के टीथ ठीक से अलाइन नहीं है, जी, माल gap आ अलाइनमेंट जाता है, है, जी जी। गैप आ जाता है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए जैसे लेमैन टर्म्स में बोलेंगे तो ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं। जी वैसे अभी मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जी तो इसमें कैसा है, नॉट ओनली ओरल कैविटी, हम हेड एंड नेक के जो डिसीजेस होते हैं जी उससे डील करते हैं हम। ओके तो अभी देखिए ओरल कैविटी से रिलेटेड जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया, जी। जैसे विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया, जिसको अकल का दाढ़ कहते हैं। हाँ आखलदार जिसको कहते जी। हैं, उसका निकालना जो होता है वो आता नहीं है ओरल कैविटी में, तो उसका जो निकालना होता है वो सर्जिकली करना पड़ता है। जी तो अभी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में हम ट्रेन होते हैं स्पेशली सर्जरीज के लिए, हेड जी। एंड नेक रीजन के जो भी सर्जरीज होते हैं, जो भी डिसीजेस होते हैं उसके लिए। जी। तो उसमें जैसे ओरल कैंसर हो गया, जॉ बोन फ्रैक्चर्स हो गए, जी और अपना जो एस्थेटिक सर्जरीज होते हैं उसमें सर्जिकल नॉन सर्जिकली जो एस्थेटिक करेक्शंस होते हैं जी। उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन होता है। फिर जॉइंट पेन्स जो होते हैं फेस के, जी। नर्व पेन्स, न्यूरोपैथिक पेन जिसको बोलते हैं, नसों नसों का में दर्द दर्द जो होना, बोलते जी। हैं वो, और किसी के जॉज अगर आगे है पीछे है तो उसका सर्जरी। जी तो हम लोग, और जैसे सिंड्रोम्स हो गए, सिंड्रोम्स मतलब जब बेबी एक Born बच्चा जब पैदा होता है, बॉर्न होता है, तो अभी सबसे कॉमन चीज इसमें है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जिसको बोलते हैं, जैसे कि लिप्स के बीच में जो स्पेस होता स्पेस आ है, जाता है, जी। कभी कभी जो पैलेट में स्पेस आता है जी। तो उसका करेक्शन, तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज हम जी। इसमें डील करते हैं। फिर आ गया पीडोडोंटिक्स। जी। पीडोडोंटिक्स वो मेनली बच्चों के, जैसे पीडियाट्रिशियंस होते हैं वैसे ही बच्चों के दांतों के Specialist ट्रीटमेंट होते स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियंस होते हैं। जी फिर हो गया पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट, जी जो अभी देखिए जैसे कैंप्स वगैरह कंडक्ट होते हैं या डेंटल ऑफिसर्स होते हैं, जी। तो उस चीज में उनका स्पेशलाइजेशन होता है। कैंसर तो देखा जाए तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जी। तो आपने जैसे कहा आप भी ट्रीटमेंट करते हैं, जी। तो इनमें बेटर किसके पास जाना बेटर रहेगा? देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऑन्कोलॉजिस्ट से करवाना बेटर है, जनरल सर्जन से करवाना बेटर है, या ओएमएफएस सर्जन, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन, इन शॉर्ट हम ओएमएफएस सर्जन बोलते हैं, जी इनसे करवाना सही है, ये तो मैं नहीं बोलूंगी। बट मैं अपना पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एज ओएमएफएस सर्जन हम कैसे पेशेंट को आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। जी अभी जैसे देखिए हमारा बैकग्राउंड है डेंटिस्ट्री, जी तो हम जब बीडीएस हमारा जो अंडर ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन में जब हम होते हैं तो हम सारा टूथ रिलेटेड जो होता है उससे हम उसमें स्पेशलाइज करते हैं, एंड उसका इन एंड आउट हमको पता होता है। जी। ठीक है, तो हमें हमको पता है कि अगर दांत नहीं है तो दांतों को रिहेबिलिटेट कैसे करना है, अगर फेस में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, ये सब हमको नॉलेज है। जी तो जब भी ओरल कैंसर का पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच ऐसा होता है कि सिर्फ कैंसर ट्रीट नहीं करना है, जी उसके बाद पेशेंट को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है। कैंसर खत्म होने के बाद भी। जी, कैंसर होने के बाद भी, अभी समझ लीजिए अपर जॉ का कैंसर हो गया, जी तो उसमें क्या करेंगे, सर्जरी करके जॉ निकाल देंगे। जी अब अगर जॉ जो फाउंडेशन है फेस का वही नहीं है तो फेस कोलैप्स हो जाएगा, अंदर फेस चलेगा। अंदर चले जाएगा। जी। ठीक है, जिससे पेशेंट का जो अपीयरेंस है वो इफेक्ट बिगड़ होता जाए। है। जी अब पेशेंट का अपीयरेंस इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली पेशेंट को उसका Discomfort माइंड हो पे, जाएगा, जी। हाँ डिस्कम्फर्ट होगा, उसके जी। माइंड पे इफेक्ट होगा। जी वो एक चीज हो गई, और दूसरी चीज है अभी जॉ निकाल दिए तो मतलब उसके साथ टीथ भी निकाल दिया। जी अभी टीथ नहीं है तो पेशेंट खाएंगे कैसे? सही, और ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो मतलब पेशेंट को न्यूट्रिशन तो चाहिए, बेशक तो टीथ ही नहीं है तो वो खा नहीं सकते। खाना चाहिए। जी तो हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच ही ऐसा होता है कि हम सिर्फ कैंसर नहीं निकालेंगे, हम फर्दर डेंटल रिहेबिलिटेशन भी करेंगे पेशेंट का, एस्थेटिक रिहेबिलिटेशन, सारा हम इनिशियल स्टेज से ही प्लान करते हैं। जी ये पॉसिबल है बिकॉज हम डेंटल बैकग्राउंड से हैं। जी
तो हम उस चीज को अच्छे से जज कर सकते यानी कि एक बार में दो दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे, जैसे सिर्फ Exactly. ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अगर जा रहे हैं तो हम सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट का जी। कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। जी। अगर OMF सर्जन के पास अगर कोई आ रहा है तो दोनों भी हो जाएगा। दोनों भी ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड इनिशियल स्टेज से ही होगा। तो इससे क्या होता है, कभी कभी अभी जैसे समझ लीजिए अपर जाव का हमने कैंसर निकाला है, तो हम उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कभी कभी इंट्राऑप जैसे ऑपरेशन के टाइम ही जी। हम टीथ रिप्लेस कर देते हैं पेशेंट का। तो जैसे पेशेंट रिकवरी स्टेज में है फिर भी पेशेंट को खाने आ रहा है, पेशेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं पेशेंट को, वो करते हैं। या फिर अगर हमको जैसे डेंटल इम्प्लांट्स अभी बहुत कॉमन है, पेशेंट को डेंटल इम्प्लांट्स देना है हमको, तो हम ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन से पहले ही डिसाइड करते हैं कि जॉ बोन कैसे रिप्लेस करना है। जी। तो हम जैसे कि पैर का फिबुलर बोन हो गया या हाथ का रेडियल बोन हो गया, जी। वो हम ये करते हैं, ग्राफ्ट एज अ ग्राफ्ट यूज करते हैं, इमीडिएटली हम इम्प्लांट्स भी दे सकते हैं। जी। तो इससे क्या होगा, पेशेंट का एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है पेशेंट साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट नहीं होगा जी। और पेशेंट को अच्छा सा न्यूट्रिशन सब मिल रहा है, तो उसकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी और जो ट्रीटमेंट है उसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा, ट्रीटमेंट का इफेक्ट, ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। पेशेंट का अगर विल पावर है तभी पेशेंट उस डिसीज से, डेडली डिसीज है तो उससे लड़ सकता है। तो पेशेंट का विल पावर जो है वो बना रहेगा, हाँ वो बेटर रहेगा। आपने जैसे बताया कि कैंसर के बारे में, तो ओरल कैंसर किस वजह से होता है, क्यों होता है? ओरल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन रीजन है जो हम हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं और इंडिया में जी स्पेशली इंडियन मेन में बहुत कॉमन है, अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर हो गया, उसके बाद मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में ओरल कैंसर है। स्पेशली अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो है टोबैको च्यूइंग। जी। टोबैको च्यूइंग, सिगरेट स्मोकिंग, जी। मेन रीजन है टोबैको। जी। टोबैको की वजह से क्या होता है, जो अपना ओरल कैविटी है, जैसे अपने मसूड़े है या अपने चीक है, जी। वो उसका ब्लड सप्लाई रोक देता है। जी। खून जहाँ से फ्लो होता है उसको रोक देता है। जी। उसकी वजह से क्या होता है, जो कैंसर सेल्स हैं उनको डेवलप होने की, उनको प्रोलिफरेट होने की जगह मिलती है। अब कैंसर सेल अपने नॉर्मल सेल ही है जो एक डिफरेंट फॉर्म में ग्रो हो रहे हैं, राइट, अपना शेप चेंज करके ग्रो हो रहे हैं। तो इसमें जो केमिकल्स होते हैं टबैको में, वो ये सेल्स को मॉडिफाई कर देते हैं। जी। तो मोस्ट कॉमन कॉज तो ये है, टोबैको है। उसके अलावा अभी जैसे समझ लीजिए शार्प टूथ हो गया। जी। अगर शार्प टूथ है तो वो कॉन्स्टेंटली चीक पे या अपने गम्स पे कॉन्स्टेंटली हिट कर रहा है, तो उसकी वजह से एक कट हो गया। जी। अब उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, जी। उसका इग्नोर कर दिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो जब ये बार बार ट्रॉमा होता रहेगा उस जगह में, जी। तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। जी। वो भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा तो अगर मैं बोलूंगी तो है स्पाइसी फूड, जो लोग बहुत स्पाइसी सबसे ज्यादा खा रहे लोग। जी हाँ जी। तो स्पाइसी फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ ओरल कैंसर। अगर किसी पेशेंट्स को कैंसर हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ओरल कैंसर का सबसे इनिशियल सिम्टम जो हमको दिखता है, अगर कैंसर अंदर हो भी रहा है, अगर कैंसर सेल्स अंदर डिवाइड भी हो रहे हैं, तो आदमी को पता नहीं चलेगा। जी। वो पता कब चलेगा, सबसे कॉमन सिम्टम और जो क्लिनिकल फीचर बोलते हैं जो दिखता है वो है अल्सर। जी। छाला जिसको बोलते हैं, माउथ अल्सर, करेक्ट। तो वो सबसे कॉमन और सबसे इनिशियल साइन और सिम्टम है उस चीज का। जी। जी। अभी ओरल अल्सर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्ट्रेस से ओरल अल्सर होता है, जी। फूड से ओरल अल्सर हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। उसको कैंसर बोल के डरना नहीं। सस्पिशियस हम जब होते हैं तब अगर ये ओरल अल्सर जो है वो मोर देन 15 डेज हील नहीं हो रहा है, या फिर उसका साइज अभी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर टॉपिकल मतलब क्रीम्स लगा रहे हैं वगैरह, उससे भी अगर कम नहीं हो रहा है 15 डेज से ज्यादा, 15 डेज हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं। अगर वो नॉन हीलिंग अल्सर है मोर देन 15 डेज, तो उसका बायोप्सी करके, मतलब उसका जो पैथोलॉजिकल टेस्ट है वो करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओरल कैंसर है या फिर नॉर्मल अल्सर है। बट मेन सिम्टम तो यही है, अगर किसी को अल्सर है मुंह में जो हील नहीं हो रहा है, जो साइज में इंक्रीज हो रहा है मेडिसिन के बाद भी मोर देन 15 डेज, तो एक बार स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। अगर किसी को कैंसर होने के सिम्टम्स नजर आ जाए या कोई चाहता है कि उसको ओरल कैंसर हो ही ना,
तो वो क्या प्रिवेंशन करे अपनी लाइफस्टाइल में? देखिए जैसे कि मैं अभी बोली, स्मोकिंग वन ऑफ द मेजर रीजंस है। जी। और अगर कोई पेशेंट को स्मोकिंग के बाद, जैसे अभी ल्यूकोप्लेकिया के बारे में बताई, जो वाइट कलर के पैचेस होते हैं या कभी ब्लैक कलर के जो डिस्कलरेशन दिखता है ओरल कैविटी, अगर वो दिखने के बाद भी पेशेंट अपना हैबिट स्टॉप कर दे, ये प्री कैंसरस कंडीशन होने के बाद भी अगर पेशेंट ये हैबिट से स्मोकिंग हो गया, टोबैको चीविंग हो गया, ये स्टॉप कर दे, तब भी कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। जी। मैं अभी जिसमें डेवलप हो सकता है उसका बताऊंगी पहले। जी। दूसरी चीज हो गई, जैसे मैं बोली, टूथ के ट्रॉमा से हो सकता है। जी। तो अगर कोई शार्प टूथ है, आपको ये कर रहा है, हिट कर रहा है, या उसकी वजह से कुछ जलन हो रही है, तो अपने डेंटिस्ट के पास जाके वो टूथ को ट्रिम करा लीजिए, उसको राउंड करवा लीजिए, तो फर्दर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा है स्पाइसी फूड। जी। आजकल तो ये कॉमन हो गया, जहाँ भी जा रहे हैं जंक फूड, स्पाइसी फूड, रेस्टोरेंट में जाते हैं स्पाइसी बोलते हैं, तो ये चीज बहुत हार्मफुल है। जी। जो स्पाइसेस होते हैं वो भी अपने जो ओरल म्यूकोजा होता है उसको इस तरह से जला देते हैं, इस तरह से बर्न कर देते हैं कि वो कैंसर तक ये होता है। जी। एंड अगर इम्यूनिटी वीक रही तो ये सारी छोटी छोटी चीजों से भी कैंसर हो सकता है। जी। बाकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, मैं बोलूंगी ऑब्वियसली हेल्दी फूड। जी। विटामिन सी कंटेंट वाले जो फूड्स होते हैं, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, टमेटोज हो गया, उसका इस्तेमाल ज्यादा। क्या कोई टूथ निकालने से कैंसर भी हो सकता है? मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये बात गलत है या एक ये मिथ है। जी। ये बात एक 5 to 10% सही भी है। जी। ठीक है। अभी बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है कि दांत का ट्रीटमेंट कराने से कैंसर हो जाएगा, या दांत निकालने से कैंसर फैलता है, मुंह में कैंसर हो जाएगा, या दांतों का ट्रीटमेंट कराने से आंखों पे इफेक्ट होता है, आंख खराब हो जाते हैं। जी। तो मैं 1 by 1 इसको एड्रेस करना चाहूंगी। पहले जो कैंसर की बात है, जी। ये एक 10% ये बात सही भी है। जब भी आप दांत निकालते क्यों है पेशेंट, या तो वो दांत हिल रहे होंगे, जी। या तो फिर वो दांत पूरी तरह से खराब हो चुका है, पूरी तरह से सड़ गया है, जी। तभी दांत निकालें। ये एक स्पेशलिस्ट ही ठीक से डिसाइड कर सकते हैं कि ये दांत हिल क्यों रहा है, जी। दांत निकालना है या नहीं निकालना है। जी। तो यूजुअली कैंसर, जब ओरल कैंसर एक पेशेंट को स्टार्ट हो गया समझे, तो कैसा रहता है, अगर वो कैंसर बोन में है जी, तो वो ओरल कैविटी में दिखेगा नहीं। अब टूथ बोन से अटैच्ड है, तो ये क्या करेगा, जब वो बोन को कैंसर खा रहा है तो वो टूथ, ऑब्वियसली उसका दांत का फाउंडेशन बोन नहीं है, तो वो दांत हिलने लगेगा। बट ये कैंसर ओरल कैविटी में, मुंह में दिखेगा नहीं, एक्सपोज नहीं रहेगा, अंदर ही अंदर फैल रहा है। जी। तो अभी पेशेंट को पता नहीं चला कि अंदर कैंसर है, दांत हिल रहा है बस, तो वो गए दांत निकलवाने के लिए गए। जी। तो अगर वो किसी प्रोफेशनल के पास नहीं गए, या ऐसी दांत निकलवाने गए, या खुद से ही कुछ पेशेंट करते हैं, जी, निकाल लेते, तागा बन के निकाल लेते बहुत सारे लोग। हाँ, तो तब क्या होता है, जो अंदर जो कैंसर फैल रहा है उसको ओरल कैविटी में आने से ये दांत रोक रहा है उसको। जी। एक बाउंड्री जैसा है। जी। जी। वो दांत निकाल देते हैं, वो कैंसर ओरल कैविटी में दिखने चालू हो गया। जी। करेक्ट, वो एक्सपोज होता है। जी। जी। तो पेशेंट को लगता है अच्छा दांत निकालने से कैंसर हो गया, बट ऐसा नहीं है। अगर प्री एग्जिस्टिंग कैंसर है जॉ में, उसके बाद अगर दांत निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली कैंसर फैलेगा। जी। बाकी अगर आप कुछ और रीजन की वजह से निकाल रहे हो दांत हिल रहा है बिकॉज ऑफ गम प्रॉब्लम्स या एज रिलेटेड फैक्टर, या फिर दांत सड़ गया है उसकी वजह से आप दांत निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। जी, ये एक मिथ है। मिथ है। जी। 10% सही भी है ये बात, बट उसका रीजन वो है। और एक ये है ना, दांत निकालने से आंख चले जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। करेक्ट। वो क्या मिथ है या रियलिटी? ये बात भी पूरी तरह से गलत नहीं है। जी। ठीक है, ये बात भी एक 5% समझ लीजिए सही भी है। दांत अगर आंखों को इफेक्ट होना है तो कैसे होगा, नसों से होगा। ठीक है, आंखों के नसें खराब हो गए तो आंख पे इफेक्ट होगा। दांत जो अपना स्पेशली जो अपर जॉ है, ये आंखों के पास है। जी। तो जो नर्व्स होते हैं, जो नस होती है, वो एक उस नस का एक मेन ट्रंक होता है। एक मेन, जैसे एक झाड़ का ट्रंक होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही नस का भी एक मेन ट्रंक होता है
और फिर वो नीचे आके ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो उसमें आंखों के लिए जो ब्रांच आती है वो अलग है, जो दांतों के लिए ब्रांच आती है वो अलग है जी फिर ये नीचे ब्रांच आके छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती जी। है जो दांतों को सप्लाई। तो अगर कोई इन्फेक्शन इतना सिवियर हो गया कि वो मेन जो ट्रंक है, नस की जो मेन ट्रंक है जी। उसको खराब कर रहा है, तो डेफिनेटली आंखों पे और दांतों पे इफेक्ट होगा। जी। दांत के ट्रीटमेंट से आंख पे इफेक्ट होगा। जी। बट अगर सिर्फ दांतों का प्रॉब्लम है, और 95% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है, जी। सिर्फ अगर दांतों का प्रॉब्लम है, माइनर इन्फेक्शन है जो ट्रीटेबल है, तो इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं। तो हमारी जो ओरल हेल्थ है वो ओवरऑल हेल्थ से कैसा कनेक्टेड है? सेइंग है दैट ओरल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ। जी ओरल हेल्थ से पूरी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। Maintain। रिसर्च आर्टिकल मैं पढ़ी थी जिसमें बताया गया है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 6,50,000 डेथ्स होते हैं जी। हर साल बिकॉज ऑफ कार्डियक इश्यूज। और इसमें जो 50% ऑफ द रीजन, इसमें 6,50,000 पेशेंट्स में 50% ऑफ द टाइम इट वॉज बिकॉज ऑफ डेंटल इन्फेक्शन। तो जो अपने दांत है, जो अपना ओरल हेल्थ है, जी इट इज कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ द ब्रेन, जी इट इज कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ द हार्ट, इट इज कनेक्टेड टू द डाइजेस्टिव हेल्थ। अब ये कैसे, इसके देखिए बहुत सारे रीजन है। पहले तो कोई चीज, कोई बैक्टीरिया अगर बॉडी में जाना है तो उसको रास्ता कहाँ से मिलेगा? मुंह से मिलेगा, जाहिर सी बात। जी मुंह हो गया, नेजल नाक हो गया, कैविटी जी, हो गई, आँख हो ये गया, कान हो गया। कान हो गया, ठीक है। या तो फिर बॉडी में कहीं कोई कट्स हो जिससे जी। जा रहा है, बट But इतना major डीप जो- ऑर्गन्स में नहीं जाएगा। जी। तो ओरल कैविटी ऐसा है, ये एक गेटवे है जी। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओपनिंग Gateway। होता है वहां पे। जी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक गेटवे है ओरल जी। कैविटी। तो जो ओरल बैक्टीरिया है, अगर आप समझ लीजिए दांत में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मेजर इन्फेक्शन या माइनर इन्फेक्शन, ठीक है, जी तो जैसे मैं बोली हेड एंड नेक रीजन का ब्लड सप्लाई इतना रिच है। अभी समझ लीजिए एक इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया, तो या तो वो एक्सटर्नली ड्रेन होगा या इंटरनली ड्रेन। एक्सटर्नली ड्रेन होगा तो वो दिखेगा, उसका जी। ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर जो इंटरनली ड्रेन हो रहा है, वो इन्फेक्शन कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ब्लड Direct स्ट्रीम में अंदर, जाएगा, जी। ब्लड में जाएगा। अब ये दांतों का जो ब्लड स्ट्रीम है, वहां से ये इन्फेक्शन जा रहा है हार्ट में, सारा ब्लड वहीं Infection, पंप जी। होता है, वहां से फिर लंग्स में पंप होता है, जी। लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो छोटे से छोटा इन्फेक्शन और बड़े से बड़ा दांतों का जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। और दूसरी चीज है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो हार्ट का आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस मतलब जो हार्ट का आउटर कवरिंग है उसमें सूजन आ जाना। एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है इस चीज को, वो ओरल वायरिडेंस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। मतलब ओरल कैविटी के जो बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया सिमिलर है, जी ठीक है। तो वो कहाँ से जा रहा है? Direct ओरल मुंह से, कैविटी जी। से, राइट। अब ये इन्फेक्ट कर रहा है हार्ट के आउटर लेयर को, इन्फेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हार्ट पे इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। जी। इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। दूसरी चीज है ब्रेन हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, जी। ठीक है। अभी जो फेस में हमारे जो वेन्स होते हैं, पूरी बॉडी में जो वेन्स हैं उसको डोर्स होते हैं, जी। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड पीछे नहीं जाएगा, एक साइड फ्लो हो रहा है तो वहीं फ्लो होगा। बट जो फेस के वेन्स है उसमें ऐसे कोई डोर्स, वाल्व्स जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। तो ब्लड टू एंड फ्लो होता ही रहता है। जी तो जो अभी जो ऊपर मैक्सिलरी रीजन में, नेजल रीजन में जो वेन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। कैवर्नस साइनस बोल के एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में, उससे कनेक्टेड होता है। तो कोई भी अपर जॉ का इन्फेक्शन होगा तो डायरेक्टली ब्रेन को ट्रैवल करेगा। जी अगर सिवियर हो गया तो फिर ऑब्वियसली ब्रेन इफेक्ट होगा। डाइजेस्टिव हेल्थ पे अभी देखिए ऑब्वियसली एसिडिक फूड्स ले रहे हैं। और एक चीज ये है कि टूथ का जो आउटर स्ट्रक्चर, जो व्हाइट स्ट्रक्चर हमको दिखता है जिसको एनामल बोलते हैं, जी वो 2.5 टाइम्स हार्ड होता है बोन से भी, जी ठीक है। दोनों कैल्शियम से बने हैं, बट एनामल का जो कैल्शियम है वो 2.5 टाइम्स बोन Hard से है। हार्ड है, एंड इट जी। इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी पार्ट। तो आप सोच लीजिए आपको दिखने में बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है,
बट दांत इफेक्ट हो रहे हैं। जी दांत को जब कैविटीज हो रही है, इतना हार्ड स्ट्रक्चर बॉडी में जब खराब हो रहा है, जी। तो आप सोच लीजिए कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है बेसिकली, जी, जी। इसके वजह से इतना हार्ड स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है, राइट। जी तो आप बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में, बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर्स का इफेक्ट हो रहा है, जी। वो अभी एक्सपोज नहीं है, अंदर ही अंदर है, इंटरनल खराब हो रहा है। इंटरनली खराब हो रहे हैं। जी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे एक्सपोज होगा कि वो बहुत सिवियर होगा। जी गम हेल्थ पेशेंट का इफेक्ट हो रहा है, तो क्या होता है, गम हेल्थ इफेक्ट होने से दांत हिलने लगते हैं। जी। वो दांतों का, गम्स और बोन दांतों का फाउंडेशन है। अगर वो फूड हैबिट्स की वजह से या फिर जो दूसरे हैबिट्स में बोली, स्मोकिंग वगैरह की वजह से, सबसे पहले गम्स पे इफेक्ट होता है क्योंकि वो सॉफ्ट है। जी तो जब इन पे इफेक्ट होता है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सारे गम्स को अंदर से खाने लगता है, उसका फाउंडेशन वीक कर देता है, जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं। जी राइट। तो दांत हिलेंगे तो ऑब्वियसली दांत निकालना पड़ेगा। दांत निकालेंगे तो न्यूट्रिशन नहीं रहेगा ठीक, जी पेशेंट खा नहीं सकते हैं। जी तो वो एक रीजन है। इस सब की वजह से ओरल हेल्थ और डेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही ओवरऑल हेल्थ अपना अच्छा रहता है। क्या डेंटल पेन दूसरे बॉडी पेन से अलग होता है, और होता है तो इतना सीवियर क्यों होता है? बॉडी में पेन होने के अलग अलग रीजन है, ठीक है। जी पेन बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है या होने वाली है, बॉडी एज अ पेन हमको सिग्नल देती है कि देखिए कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करना जरूरी। तो डेंटल पेन भी सिमिलरली वही है, एक इंडिकेशन है कि कुछ Symptom, प्रॉब्लम जी, है आपके sign। दांतों। अभी बॉडी में पेन क्यों होगा? एक तो ब्लड सप्लाई की वजह से, जी। मतलब कहीं सूजन आ गया तो वहां ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, केमिकल्स रिलीज होंगे, उसकी वजह से पेन होगा। जी दूसरा है नसों के दर्द की वजह से पेन। दांतों में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो नस होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जी वो सारे दांतों की एक जगह बहुत रिच ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है हर दांत का, और वो एक ऐसे क्लोज्ड कंपार्टमेंट में है सारे नर्व्स और वेसल्स। मतलब दांत के नीचे है तो वहां पे जगह नहीं है उनको कहीं भी एक्सपोज जी करने जी की। एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है। तो जब भी पेशेंट को समझ लीजिए कैविटी हो रही है, तो इनिशियली जब ऊपर का लेयर वेयर आउट होता है, पेशेंट को पेन नहीं होगा। जब जी। वो नर्व्स तक जाएगा तभी पेन होगा। पेन होगा, जी। और ये क्लोज्ड रहने की वजह से वहां पे प्रेशर बिल्डअप होते रहता है, तो वो नर्व पे कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जी इसकी वजह से ये पेन एक्सेसिव लगता है, एक्सट्रीम लगता है पेशेंट को। जी तो इसलिए जब भी हम अगर पेशेंट सिवियर पेन के लिए आते हैं तो हम इमरजेंसी एक्सेस ओपनिंग बोलते हैं, मतलब वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं हम, उससे पेशेंट को 70% रिलीफ पेन होता है। रिलीफ, जी तो बस यही रीजन है कि छोटे एरिया में बहुत ज्यादा सप्लाई होने की वजह से वो पेन एक्सेसिव लगता है। टूथ पेन होता है, सिर्फ पेन किलर या एंटीबायोटिक्स लेने से खत्म हो जाएगा या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? देखिए ये आजकल तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि टूथ पेन हो गया तो कोई मेडिसिन क्लव खा लो ऑयल या- लगा लिए, जी। जैसे लौंग जिसको बोलते हैं उसका तेल लगा लिए, जी जंडुबाम लगा लिए, या जी। फिर कोई फार्मेसी जाके एंटीबायोटिक्स ले लिए, पेन किलर्स जी। ले लिए। और एक ट्रेंड चल रहा है, मेडिसिन ला लो, ये कोई दवा के कोई गोली पकड़ लो, दर्द खत्म हो जाएगा। जी, हाँ। तो ये सब है, बट पेन हो क्यों रहा है, जी उसका रीजन क्या है? बिना रीजन के मेडिसिन खा रहे लोग। एग्जैक्टली जी। नहीं, बिना रीजन के मेडिसिन नहीं, मेडिसिन ले रहे हैं, जी बट जब तक आप उसका मेन जो कॉज Cause है, है जी। वो नहीं निकाल रहे, जी तो मेडिसिन क्या इफेक्ट करेगा? मेडिसिन सही। इफेक्ट करेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो, जी ठीक है। पेन के लिए। तो जब तक मेडिसिन ले रहे हैं पेन कम है, खत्म हो ठीक जाए, है। जी। उसके बाद जो कैविटी है जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, जी वो तो वहीं पे है, जी या फिर अगर गम प्रॉब्लम है तो वो जो सूजन है वो वहीं पे है, पेन किलर से तो कम नहीं हो रही। जी तो जब तक आप इस चीज का जड़ से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स कैसे अफेक्ट करेगा? जी एंटीबायोटिक अब्यूज तो आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई, जी बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे मैं बोली ब्लड सप्लाई बहुत रिच होता है, तो एंटीबायोटिक्स, मोस्ट ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट्स में एंटीबायोटिक्स की जरूरत है ही नहीं। जी मोस्ट ऑफ द फेशियल ट्रीटमेंट्स में भी एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। जी जब हम वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन निकाल देते हैं, जो इन्फेक्शन है अगर हम उसको पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, जी तो बॉडी का जो इम्यूनिटी है, जो ब्लड सप्लाई, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो खुद ही उससे फाइट कर लेगा। जी तो स्पेशली अगर मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करूंगी,
तो मैं एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना अवॉइड करती हूँ अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी। जी एंड दूसरी चीज, एंटीबायोटिक्स हम कब प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैं बोली जैसे मैं बताई कि डेंटल इन्फेक्शंस की वजह से हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक जी है। तो कभी कभी कुछ केसेस में बहुत सिवियर इन्फेक्शन होता है, जो अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड स्ट्रीम में अगर वो इन्फेक्शन है जी। तो वो हार्ट को इफेक्ट नहीं करना, वो ब्रेन को इफेक्ट नहीं करना, इसके लिए हम प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं जी टू प्रिवेंट दिस, जी not for the tooth pain, not for the dental infection, to prevent the infection from circulating in the body, जी। उसके लिए हम प्रोफिलैक्टिक Correct। एंटीबायोटिक्स देते हैं। अदरवाइज एंटीबायोटिक यूज मेरी प्रैक्टिस की बात करूंगी तो मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ। जी एंड अगर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको निकालने के बाद अगर पेन किलर्स ले रहे हैं तो वो better, बेटर रहेगा। जी। दूसरा ये प्रैक्टिस है कि लोग क्लव ऑयल, लौंग का तेल वगैरह लगाते हैं, जी उससे अभी जो कैविटीज हो रही हैं, ठीक है, उसका जो सोर्स है, उसका जो बैक्टीरिया समझ लीजिए आप, वो तो दांत के अंदर है। जी। तो ये सब चीजें लगाने से वो तो मर नहीं रहा है ना, जी वो ट्रीटमेंट से ही ये होगा। जी तो इससे क्या करते हैं, ये एज अ प्रोग्रेस कर देता है उस इन्फेक्शन को, इतना प्रोग्रेस कर देता है कि स्वेलिंग वगैरह आने लग जाती है पेशेंट को, उसके बाद डेंटिस्ट के पास आते हैं। जी तो ये सारे प्रैक्टिसेस गलत है। अगर अगर थोड़ा सा भी टूथ पेन है तो फार्मेसी जाके मेडिसिन लेने की जगह आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, वो ट्रीटमेंट करने के बाद आप मेडिसिन लीजिए, वो बेटर रहेगा। जी अपने से नहीं लेना चाहिए। अपने से नहीं लेना चाहिए। डेली रोजाना हर कोई ब्रश करते हैं, बट लोगों को ये नहीं मालूम होता कि सही से ब्रश कैसा करे, तो उसका सही और प्रॉपर तरीका कौन सा है ब्रश करने का, वो बताइए। अगर वो डेंटिस्ट नहीं है तो उनको इतना डेप्थ में उस बारे में पता नहीं होगा। जी तो हम क्या करते हैं, बस दांतों का आउटर सरफेस ब्रश करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, कोई भी मोशन में करते हैं। जी बट इससे भी प्रॉब्लम ये होता है कि दांतों का जो आउटर सरफेस है, अभी जितना प्रेशर लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्रश कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हेल्दी टीथ के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रशिंग का भी एक सही तरीका होता है, ठीक है, जिससे दांतों की हेल्थ इफेक्ट नहीं होती, दांतों को जो स्ट्रक्चर है वो सेव होता है। बेसिकली ब्रशिंग का मकसद क्या है ब्रश करने का, क्लीन कि करना जो है। प्लाक है, जी प्लाक अक्यूमुलेट हो रहा है वो निकालना है, जी ठीक है, या फिर जो स्टेन्स है वो निकालना है, जो येलो टीथ है जी वो सब ब्रशिंग से निकलना। नहीं ये होता है, जी। ठीक है। येलो टीथ कभी कभी जो दांतों का नेचुरल जो अपीयरेंस है वही येलो होता है, तो वो ब्रशिंग से ठीक नहीं होगा। जी। तो ब्रशिंग का हमारा मेन मकसद है कि जो प्लाक अक्यूमुलेट हो गया है खाने के बाद, जो गंदगी बैठ गई है दांतों से, उसको साफ करना। जी। तो ये हो गया हमारा अपर जॉ, ये जी। हो गया लोअर लोअर जॉ। जॉ, ठीक जी। है। तो अभी लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली ब्रश कर लिए, वर्टिकल ब्रश कर लिए, जी बट ये तरीका नहीं है जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो तरीका है। जी। तो अगर आप बाहर के सरफेसेस को ब्रश कर रहे हैं दांत के, जी। तो वो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, ओके ठीक है। जी सारे दांतों को सर्कुलर मोशन में करना है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, जी। ठीक है। सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, और जो प्रेशर अप्लाई करते जी। हैं वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, जी बहुत हल्के हाथों से जी सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, ठीक जी। है। अभी बाहर के सरफेसेस दिख रहे हैं तो उसको तो ब्रश कर लिए, अंदर के सरफेसेस बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक जी। है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एरिया ब्रश करने का जो है वो नीचे के दांतों के अंदर जो एरिया होता है, जी यहाँ पे टंग के पास जो एरिया होता है, जी। वो ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जो सलाइवा बनाते हैं, जी। वो ओरल कैविटी में इस एरिया से ही आता है, उसके ओपनिंग्स जो होते हैं जी, जी। वो इस एरिया में होते हैं। तो मैक्सिमम प्लाक एक्यूमुलेशन इसी एरिया में होता है, जी। और जो मेजर जो कैलकुलस बोलते हैं, जो येलोइंग होता है, जी। वो इसकी वजह से ही होता है, जी। ठीक है। तो इस एरिया को ब्रश करना बहुत जरूरी है, और इस एरिया में ब्रश करने के लिए टूथब्रश को वर्टिकली पकड़ना होता है, जी वर्टिकली पकड़ के ब्रश कर सकते हैं। जी। बाकी के जो अंदर के एरिया से वहां ब्रश पास नहीं होगा तो उसको हॉरिजॉन्टली ब्रश कर। जी तो ये सही तरीका है ब्रश करने का। टूथ ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए, जी
उसके लिए जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड, जैसे मैं बोली आईडीए रिकमेंडेड जो है वो है या तो आप सॉफ्ट टूथब्रश यूज करिए या एक्स्ट्रा सॉफ्ट। जी। ये जनरल पब्लिक के लिए है जिसका ओरल हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी मार्केट में हार्ड ब्रशेस भी हैं, हार्ड ब्रिसल्स वाले, मतलब जी। हार्ड मीडियम मतलब जिसका ब्रिसल्स जो थ्रेड्स होते हैं ब्रश जी। के ऊपर उसका स्ट्रक्चर। तो मार्केट में हार्ड ब्रिसल्स भी हैं, मीडियम ब्रिसल्स भी हैं, सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। जी। तो हार्ड और मीडियम का भी यूज होता है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए होता है, जी। वो सारे सबके लिए नहीं। अभी सब लोग जनरली मीडियम टूथब्रश यूज करते हैं, तो उसके भी ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं। जी। ये हार्ड ब्रिसल्स यूज करने से क्या होता है, अपने जो आउटर सरफेस है दांतों का वो घिस जाने लगता है ओवर टाइम। अभी हम लाइफ लॉन्ग ब्रश करते हैं लोग, दिन में 2 बार भी अगर ब्रश कर रहे हैं तो ये आउटर लेयर को अफेक्ट करेगा, जी। वो वियर आउट हो जाएगा, जी। जिसकी वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी लगती है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। जी। तो जनरल पब्लिक के लिए मैं तो रेकमेंड करूंगी कि प्रोफेशनल के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपके दांतों के लिए कौन सा सही रहेगा, वो यूज करें। अगर नहीं तो सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करना इज बेटर। और मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं, तो जनरली पब्लिक के लिए कौन सा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना बेटर रहेगा? जैसे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आजकल आ रहे हैं, जी। ठीक है, फ्लोराइड टूथपेस्ट है, जी। और जैसे कैविटी के लिए टूथपेस्ट है या आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, ठीक है। तो मार्केट में ये सारे टूथपेस्ट आ रहे हैं, बट ये अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग टूथपेस्ट दिए गए हैं, जी। ठीक है। जैसे अभी फ्लोराइड टूथपेस्ट है, उस पे लिखा होता है कि कैविटीज से प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। जी। बट जो फ्लोराइड होता है उसका कंटेंट अगर एक्सेसिव हो गया दांतों के लिए, चाहे वो टूथपेस्ट के हिसाब से ही क्यों ना यूज करें, जी। तो ये फ्लोराइड क्या करता है, दांतों का जो स्ट्रक्चर है उसको खोखला करने लगता है, उसको वीक कर देता है। तो जी। एक्सेसिव फ्लोराइड भी सही नहीं है, जी। ठीक है। दूसरा है व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। जी। व्हाइटनिंग, देखिए व्हाइटनिंग जो डेंटल क्लिनिक में प्रोसीजर होता है जिसमें केमिकल्स जो यूज होते हैं वो एक ही केमिकल की वजह से व्हाइटनिंग होता है, ठीक है, जी। बाकी दूसरे चीजों से व्हाइटनिंग नहीं होती। तो वो जो केमिकल की वजह से व्हाइटनिंग हो रहा है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल होता है। जी। तो जब हम डेंटल क्लिनिक में अगर उस चीज को यूज कर रहे हैं तो हमको टेक्निक पता होती है कि कैसे यूज करना है, क्या है। तो ये व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो मार्केट में है, अगर आप उस केमिकल, उसमें भी वो केमिकल है, बट वो केमिकल को आप रोज यूज कर रहे हो, दिन में 2 बार यूज कर रहे हो, तो आप सोचिए टूथ का हाल क्या होगा। जी। तो रिकमेंडेड है कि अगर आप एक तो प्रोफेशनल से पूछिए कि कौन सा यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, उसके बाद यूज करिए। जी। एक बार विजिट कर सकते हैं प्रोफेशनल से, एंड ये सब क्वेश्चंस तो पूछ सकता है ना। जी। वो हो गया। अगर दूसरा है, अगर आपको सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज करिए। अभी उसका भी यूज करने का तरीका अलग है। सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ब्रश के साथ यूज नहीं कर सकते, वो एक्सेसिव फिर सेंसिटिविटी कॉज करेगा, जी। तो उसका भी अलग तरीका होता है। तो बेस्ट है कि प्रोफेशनल से पूछ के यूज करें। अगर कॉमनली यूज करना है तो कैविटीज अगर आपको है तो फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी अगर है तो टूथपेस्ट को लगा के 5 मिनट्स तक उसको वर्क करने देना है, उसके बाद हल्के हाथों से ब्रश करना है। बेस्ट है कि प्रोफेशनल हेल्प लेके ही, मतलब प्रोफेशनल से पूछ के ही यूज करना है। और जो लोग ब्रश पर टूथपेस्ट लगाते हैं उसका बेटर वे कौन सा है, कैसा लगाना चाहिए? जी, मार्केटिंग के लिए अभी जो कंपनीज जो टूथपेस्ट बनाती हैं, जी। हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि वो पूरा ब्रश पे टूथपेस्ट एक लाइन लगा देते हैं जी। उसमें, ठीक है, भर के लगा देते पूरा ब्रश फिल हो जाता है उससे, जी। ठीक है। तो ये तो मार्केटिंग के लिए वो लोग करते हैं, सो दैट एक्सेसिव टूथपेस्ट कंज्यूम हो एंड बार बार वो लेते इनकम ज्यादा हो, रहे। जी। करेक्ट, बट ये बहुत गलत तरीका है टूथपेस्ट यूज करने का। जी। जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है टूथपेस्ट, वो एक पी साइज्ड अमाउंट टूथपेस्ट ही हमको यूज करना है। जी। पी साइज्ड मतलब एक मटर के दाने जितना, जी। उतना ही बिल्कुल थोड़ा टूथपेस्ट सा। यूज, बिल्कुल थोड़ा सा। जी। आप अगर टूथपेस्ट के कार्टन पे भी देखेंगे, उसमें भी कहीं साइड पे लिखा होता है यूज पी साइज्ड अमाउंट ओनली, जी। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं, बट ये है पब्लिक तरीका, उसी को देख के फॉलो करिए करेक्ट, प्रेजेंट। जी। बट पी साइज्ड अमाउंट यूज करना है। अब इसका रीजन क्या है, टूथपेस्ट में बहुत सारे केमिकल्स से बनता है टूथपेस्ट,
जी तो उसमें एक केमिकल होता है सिलिका, जी अब्रेसिव जो होता है, मतलब सिलिका एक ऐसा केमिकल है जो ऐड करते हैं प्लाक निकालने के लिए या कुछ भी स्टेन्स हो गए वो निकालने के लिए उसमें सिलिका ऐड करते हैं। जी तो अगर इतनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, ये एक अब्रेसिव है, जी तो ऑब्वियसली वो दांतों का लेयर Affect करेगा, जी। वेयर आउट कर देगा, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होने लगती है। जी। तो पी साइज्ड अमाउंट ही यूज करना है। और एक ये मिथ है बहुत सारे लोगों में कि टूथपेस्ट में एक केमिकल होता है जिससे कैंसर होता है, तो उसकी वजह से टूथपेस्ट इस्तेमाल मत करो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसा कैंसर कॉजिंग कोई भी चीज अगर एक्सेसिवली यूज की जा रही है, कोई भी जी। केमिकल अगर एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, तो वो एक या दूसरी प्रॉब्लम तो क्रिएट Create करेगा करेगा। ही। जी। ठीक है, तो अभी कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, जी। बट टूथपेस्ट में जितनी क्वांटिटी में वो केमिकल्स होते हैं, जी। अगर आप ऑब्वियसली एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं या टूथपेस्ट इंजेस्ट कर रहे हैं, तो चांसेस हो सकते हैं। जी। बट ऐसे टॉपिकल एप्लीकेशन से, ब्रशिंग से ये नहीं होता। नहीं होता। अगर आप बहुत देर तक ब्रशिंग कर रहे हैं, अभी ब्रशिंग करने का टाइम भी एक स्पेसिफिक होता है। जी। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, आधा आधा घंटा ब्रश करते ब्रश हैं। रख लेके बाकी वॉक पे जाते हैं। Exactly. जी। कुछ लोग 30 सेकेंड से ब्रश करते हैं, जी। तो ये भी गलत है। जी। ब्रशिंग हल्के हाथों से करनी चाहिए एंड मैक्सिमम ब्रशिंग टाइम शुड बी 1.5 मिनट्स टू 2 मिनट्स जी। बस, मतलब 90 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स। जी। इससे ज्यादा अगर हम करेंगे, एनीथिंग इन एक्सेस इज डेंजरस। अफेक्ट करें। नाइट में जो ब्रश यूज करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट? दिन में 2 बार ब्रश करना ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, जी। अनलेस एंड अनटिल कोई मतलब अगर आपके डेंटिस्ट बोल रहे हैं आपको कि मत करिए, तो तब नहीं कर सकते। बट जनरली दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका रीजन क्या है, मॉर्निंग में तो हम ब्रश करते हैं। जी। ठीक है, तो जो रात भर जो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको निकालने के लिए, जो प्लाक एक्यूमुलेट हो रहा है वो निकालने के लिए हम ब्रश करते हैं। बट नाइट में ब्रश करना क्यों जरूरी है? दिन भर जो फूड इनटेक होता है, जी। ठीक है, जो खाना खा रहे हैं वो दांतों में एक्यूमुलेट हो रहा है। जी। ठीक है, अब वही लेके आप रात में सो रहे हैं, अभी बॉडी नाइट में शट डाउन हो जाती है। जी। ठीक है, बॉडी नाइट में इस चीजों को फाइट नहीं करेगी। जी। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो भी हो रहा है फाइट करेगी, बट शट डाउन हो जाती है। ठीक है, जी। जब सोते हैं जरूरी है कि तो जब शटडाउन हो रही है तो इस टाइम पे बैक्टीरिया का प्रोलिफरेट होना, बैक्टीरिया का डिवाइड होना, बैक्टीरिया का बढ़ना, इन्फेक्शंस होना Chances वो ज्यादा है। ज्यादा होता है। जी। तो जरूरी है कि जो दिन भर खाना खा रहे हैं, जो अपने दांतों में जो एक्यूमुलेट हो रहा है, प्लाक एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको निकालना जरूरी है। जी। तो इसलिए नाइट में ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, यानी कि दिन में 2 टाइम ब्रश 2 करना टाइम जरूरी ब्रश है। करना बहुत जरूरी है। जी। और जो सेंसिटिविटी होती है दांतों में, उसका रीजन क्या होता? सेंसिटिविटी के अलग अलग रीजंस हैं। जी। जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो, जैसे कि मैं बताई, एक्सेसिव टूथपेस्ट का यूज करना, रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट्स, जी। ये सबसे कॉमन रीजन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आउटर लेयर है दांतों का वो वियर ऑफ हो जा रहा है, तो जी। अंदर के जो नर्व्स को जो ये लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है वो लेयर नहीं है, तो नर्व्स एक्सपोज हो रहा है। जी। तो हवा लग रही है उसको, सलाइवा लग रहा है, तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। जी। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कैविटीज की वजह से। जी। ठीक है, कैविटीज की वजह से जो कैविटी है वो आउटर लेयर को खा खा के जो अंदर तक जा रहा है, वो नर्व को भी अफेक्ट कर रहा है। तब जो पेन होता है उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। जी। ठीक है, टूथ में मतलब जैसे पेन हो रहा है उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसका और एक रीजन हो सकता है गम्स। अगर गम्स का जो इन्फेक्शन है वो गम्स के अंदर जा रहा है, जी। तो वो दांत की जो जड़ होती है उसको एक्सपोज कर देता है। जी। तो जब उसको हवा लगती है, पानी लगता है, तो उसकी वजह से फिर से पेन होता है, सेंसिटिविटी होती है। जी। तो ये रीजंस है सेंसिटिविटी के। क्या फ्लॉस यूज करना जरूरी है या नहीं? अभी कुछ लोगों में क्या होता है कि दांतों के बीच में स्पेस होती है। अब वो स्पेस इतनी होती है कि वो ज्यादा भी नहीं है जी। कि वहां कुछ फंस रहा है तो खुद से निकल जाए, या कंप्लीटली टाइट भी नहीं है दांत। तो मेन इम्पोर्टेंट ऐसे लोगों के लिए जरूरी है फ्लॉसिंग करना, जिसके दांतों के बीच में स्पेस है, अगर खाना फंस रहा है तो फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर खाना अंदर फंस रहा है तो वहां से ही वो दांत को अफेक्ट करेगा, वहां से ही दांत को सड़ाना स्टार्ट कर देगा वो।
जी तो ऐसे पेशेंट्स में फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। जी और नॉर्मल अगर जिसका स्पेस नहीं भी है वो भी फ्लॉस यूज कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ऐसे कुछ फंस रहा है दांत में या ये, तो वो भी फ्लॉस यूज कर यूज सकते कर हैं। ये एक हेल्दी हैबिट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बोलते हैं फ्लॉसिंग से दांतों में स्पेस आ जाता है, जी ऐसा कुछ नहीं होता। वो मीठा हुआ। बहुत थिन थ्रेड होता है, जी उस पे केमिकल कोटेड होता है। जी तो नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। इट इज अ हेल्दी हैबिट। ओरल हेल्थ किसे कहते हैं, या दांत क्लीन करना ही ओरल हेल्थ है या और कुछ है? पब्लिक को लगता है कि अगर दांत हेल्दी है, दांतों में कैविटीज नहीं है, तो अपना ओरल हेल्थ अच्छा है, हमारे दांतों में या ओरल कैविटी में प्रॉब्लम्स नहीं है। बट ऐसा नहीं है। ओरल हेल्थ इज हैविंग हेल्दी टीथ, जी हैविंग हेल्दी गम्स। जी गम्स में सूजन नहीं होनी चाहिए, गम्स ब्लीड नहीं होने चाहिए। हेल्दी गम्स, हेल्दी बोन्स, हेल्दी जॉस, जी ठीक है, क्लीन टंग, जी ठीक है। ये सबसे बनता है गुड ओरल हेल्थ। अगर ये सारी चीजें किसी के मतलब परफेक्ट हैं, तो जी उसको बोलेंगे कि इनका ओरल हेल्थ अच्छा है या ओरल हाइजीन। अभी जैसे गम्स हो गया, गम्स में सूजन आ गई, तो वो मेन रीजन है इन्फेक्शन होने का दांतों में, ठीक है। जी तो ऑब्वियसली वो ओरल हेल्थ नहीं है। जी तो ये सारी चीजें अगर हेल्दी हैं तो उसको ओरल हेल्थ बोलेंगे। टंग क्लीनिंग करना क्यों जरूरी है? टंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, टंग पे पैपिले होते हैं, मतलब जी जो रफ टेस्ट सरफेस बड होते जी हैं, टेस्ट बड्स जिसको बोलते हैं लेमैन टर्म्स में, वो होते हैं, ठीक है। वो ऐसे प्रोजेक्शंस जैसे होते हैं टंग पे, जी ठीक है। तो जब भी अभी लोगों को लगता है कि ठीक है, टीथ ब्रश कर लिए, माउथ वॉश कर लिए तो हो गया, जी टंग क्लीनिंग इग्नोर कर देते हैं, जी ठीक बहुत है। सारे लोग बट क्या होता है, टंग में ये रफ सरफेसेस होने की वजह से जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा जाके जो पार्टिकल्स है आफ्टर ईटिंग, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा जाके टंग में अक्यूमुलेट हो जाता है, जी ठीक है। टंग में अक्यूमुलेट होने की वजह से वहां से ही बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, फिर मतलब बैक्टीरिया फॉर्म होना स्टार्ट डेवलप होना होगा, चाहिए जी डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो ये एक रीजन है कि टंग क्लीनिंग दिन में 2 बार बहुत जरूरी है। अगर टंग क्लीनर भी नहीं है तो एटलीस्ट जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं उससे टंग क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है माउथ ओडर, बैड ब्रेथ जिसको बोलते हैं, हैलिटोसिस बोलते हैं उसको। वो होता है बैड टंग हेल्थ की वजह से। जी अगर टंग पे बहुत ज्यादा खाना जमा हो गया या टंग पे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ होता है। जी लोगों को लगता है कि दांतों में कुछ हो गया, गम्स में कुछ हो गया, इसकी वजह से बैड ब्रेथ हो रहा है, बट नहीं, टंग की वजह से बैड ब्रेथ होता है, जी ठीक है। तो अगर जब ब्रश कर रहे हैं तब एक बार टंग को भी क्लीन करेंगे तो ये सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो माउथ वॉश होता है वो कैसे सेलेक्ट करें, और ये डेली बेस पे यूज करना बेटर रहेगा या नहीं? अभी लोग उसको एज एन अल्टरनेटिव टू ब्रशिंग लेने लगे हैं कि माउथ वॉश कर लिए तो उनको लगता है कि प्लाक निकल गया, सब क्लीन हो गया, ठीक है। बट माउथ वॉश इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू ब्रशिंग, माउथ वॉश इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू फ्लॉसिंग। इसका भी बहुत ज्यादा ऐड चल रहा है जी प्रेजेंट। हाँ, बट ये गलत चीज है। माउथ वॉश इज जस्ट एन एडिटिव, ये है वो एडिटिव केमिकल है जो अगर हम एज डेंटिस्ट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए देते हैं, जी ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरह के माउथ वॉश आते हैं। जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है उसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है। अगर आप अपने डेंटिस्ट से पूछ के, अगर डेंटिस्ट आपको बोल रहे हैं कि आपको माउथ वॉश यूज करना है तब आप यूज करें। और एक चीज है, माउथ वॉश कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं लोग, जैसे कि माउथ वॉश की बोतल से डायरेक्टली माउथ वॉश लिए एंड स्विश करके जी स्पिट किए। बट ये गलत है। अगर हम किसी पेशेंट को माउथ वॉश यूज करने बोल भी रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि डाइल्यूटेड यूज करना है। जी अगर समझ लीजिए 2 ml अगर हम माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो उसका 5 पार्ट्स ज्यादा वाटर होना चाहिए, 10 वो ml पानी डाइल्यूटेड, चाहिए, जी जी। डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करना है, जी ठीक है। तो क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर रहे हैं तो उसमें अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? पहले तो जो अल्कोहल कंटेंट है माउथ वॉश का वो माउथ को ड्राई कर देता है, जी ठीक है। जो आपकी गम्स हैं, जो चीक है, वो ड्राई हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो आपके मुंह में जो गुड बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी हेल्थ, ओरल हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, जी वो इफेक्ट होते हैं, वो मर जाते हैं। जी इसकी वजह से क्या होता है, जो बैड बैक्टीरिया है
उसको चांस मिल जाता है कि वहां पे डेवलप हाँ वो डेवलप होने का उनको चांस मिल जाता है, तो इसकी वजह से फिर अगेन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जी एंड अभी अगर माउथ ड्राई हो गया तो इसकी वजह से बैड ब्रेथ भी होगा। माउथ वॉश यूज कर रहे हैं लेकिन फिर से बैड ब्रेथ है, जी ठीक है, क्योंकि ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, उसका एक्सेसिव यूज हो रहा है, वो एक रीजन है। तो अगर माउथ वॉश यूज करना है तो अपने डेंटिस्ट से पूछ के, और कैसे यूज करना है उसका भी सही तरीका होता है, और माउथ वॉश में कौन सा केमिकल आपके दांतों के लिए यूज करना सही है, आपके दांत की जो प्रॉब्लम है उसके लिए, तो वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही जनरली अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, फ्लॉसिंग कर रहे हैं, टंग क्लीन कर रहे हैं, तो वो काफी है। क्या कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट्स हमारे टीथ को डिसॉल्व करते हैं? ये देखिए ये बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि अभी कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, कार्बोनेटेड वाटर, एसिड रेन। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली नहीं तो भी इनडायरेक्टली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगा ही। जी डिसॉल्व एज इन वो जो अपर लेयर होता है दांत का, अगेन उसको इफेक्ट करेगा, उसको धीरे 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 उसको वीक करता जाएगा, जी उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। जी तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। और दूसरी चीज है चॉकलेट। जी चॉकलेट में क्या है, शुगर कंटेंट है, जी ठीक है। अभी बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया का खाना ही है शुगर, शुगर। जी करेक्ट। तो चॉकलेट खा रहे हैं, वो चॉकलेट स्टिकी होता है चॉकलेट, जी करेक्ट। तो आप जितना भी क्लीन कर लो या जितना भी ब्रश कर लो, वो स्टिकी सब्सटेंस कहीं ना कहीं रह जाता है, जी तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है उसका, जी ये डेवलप करने होने का, के लिए। करेक्ट, जी डेवलप होने के लिए। तो बैक्टीरिया केरीज, मतलब जैसा टूथ को डीके कर रहा है या गम प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, जी तो हो सकता है जी। डिसॉल्व हो रहा है नहीं बोल सकते, बट अफेक्ट डेफिनेटली करेगा। जी अभी प्रेजेंट में बहुत सारे लोग च्युइंगम्स का एक एडिक्शन बना लिए, तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? च्युइंगम च्युइंग का तो एक रीजन है कि अच्छा ब्रेथ होने के लिए, मतलब जी जो बैड ब्रेथ है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए च्युइंगम च्यू करते हैं, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। जी अगेन च्युइंगम्स में क्या है, गम्स में अगेन शुगर से शुगर उसको है, टेस्ट जी। देने के लिए ऑब्वियसली उसमें शुगर ऐड होता शुगर है, है, ठीक है। जी एंड बैड ब्रेथ के लिए उसमें ऐसा कोई केमिकल ऐड करेंगे जो अपने टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस में होता है, ठीक है? जी तो वो बहुत मिनिमल क्वांटिटी में है जिससे बैड ब्रेथ तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जी। बट बहुत ज्यादा चीव करते जा रहे हैं, जितना चीव करते हैं उसका जो ये रहता है, उसका जो शुगर्स रहता है वो जी अगेन वो निकलता ही टूथ निकलता ही जाता है और वो टूथ को इफेक्ट करता ही है। वो अगेन वो बैक्टीरिया के लिए, जैसे मैं बोली, डेवलप करने के लिए डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। तो जी। फिर ये भी गलत प्रैक्टिस, स्पेशली अगर माउथ प्रॉब्लम्स के लिए च्युइंगम यूज कर रहा है तो ये बहुत गलत चीज है, इससे जी। कोई माउथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रेगनेंसी में लेडीज को अपनी ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्रेगनेंसी में, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। जी अभी ये हार्मोन्स का बेबी पे तो अच्छा इफेक्ट है, बट मदर्स पे भी थोड़ा सा उसका बैड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। जी। बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा बैड इफेक्ट रहता है। एक चीज जो ओरल कैविटी में दिखती है वो है गम प्रॉब्लम्स। प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत कॉमन है मसूड़ों का सूज जाना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होना, ब्लीडिंग होना, ठीक है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में इतनी सूजन होती है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्रश ही नहीं कर पाते, उतना ज्यादा पेन होता है उनके दांतों में। और प्रेगनेंसी में ये एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स हम प्रिफर करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जी क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं जो हम देते हैं, एंटीबायोटिक्स देना जरूरी होता है अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो, क्योंकि बेबी को इफेक्ट होगा जी। और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो हम प्रेगनेंसी में प्रिफर करते हैं कि सेकेंड मंथ में अगर कुछ भी डेंटल ट्रीटमेंट है तो करें। तो अगर ये प्रॉब्लम्स इसका अवेयरनेस हो जाए, फीमेल जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है उनको पहले से ही वो अवेयर रहे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स इनको फ्यूचर में आ सकती हैं टूथ के रिलेटेड, जी। तो वो पहले ही अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रेगनेंसी में ओरल हेल्थ का भी बहुत मेजर रोल रहता है, तो प्रॉपर ब्रशिंग जैसे मैं बोली, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर ब्रशिंग जरूरी है और फ्लॉसिंग जरूरी है। गम हेल्थ के लिए ब्रशिंग जो टेक्निक है वो सही से यूज करना जरूरी है।
और प्रेग्नेंट फीमेल्स में एज एन एडिटिव और माउथ वॉशेस यूज कर सकते हैं, जी। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से अगर गम स्वेल हो रहे हैं तो अगेन बैक्टीरिया डेवलप होने का चांसेस रहता है, तो एज एन एडिटिव माउथ वॉशेस यूज कर सकते हैं डाइल्यूट करके। जी। और जो मैं बताई कि विटामिन सी रिच फूड्स जो हैं उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा। जी। मल्टीविटामिन वगैरह तो लेते रहते हैं, तो ये सब सारी चीजें अगर ठीक से होंगी तो मेंटेन रहेगा हेल्थ। जी, ये तो हो गया प्रेगनेंसी का। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो वो बेबी का ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करना चाहिए? अभी देखिए, समझ लीजिए न्यूबॉर्न बेबी है, जी। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में तो टूथ नहीं है, तो मदर को लगेगा कि क्लीन करना नहीं है, टूथ नहीं है तो ब्रशिंग की जरूरत नहीं है या कुछ भी करना नेसेसरी नहीं है। तो मैं जैसे बताई, ओरल हेल्थ इज अबाउट हैविंग सारे जो माउथ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका हेल्दी होना जरूरी है ओरल हेल्थ के लिए। जी। तो बेबीज में अगर टीथ नहीं है तो मसूड़े तो हैं, गम्स तो हैं, जी। टंग है, जी। ठीक है। तो अगर अभी न्यूबॉर्न बेबीज का क्या होता है, खाना मिल्क, राइट, उसी वही उनका फीड होता है। जी। तो जब मिल्क में भी जब अगर बेबी मिल्क कंज्यूम कर रहा है, दिन भर भी अगर बेबी मिल्क कंज्यूम कर रहा है, रात में एक बार अगर वो गम पैड्स को क्लीन रखा जाए, ठीक है, वो टंग को क्लीन रखा जाए, तो बेबी का जो आगे जो टीथ आने वाले हैं, जो टीथ इरप्ट होने वाले हैं, वो हेल्दी रहेंगे। उसका जो ओरल कैविटी रहेगा, कैविटी है, वो हेल्दी रहेगा। जी। अभी समझ लीजिए ये तो हो गया न्यूबॉर्न बेबीज का। जी। उसमें मदर्स को क्या करना चाहिए कि अपने फिंगर पे अगर एक कॉटन, ठीक है, कोई भी सॉफ्ट चीज या सॉफ्ट कपड़ा रोल करके, क्लीन कपड़ा रोल करके, सिर्फ पानी से भी अगर उसको क्लीन करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, एटलीस्ट एक बार रात में, जी। तो बेबी के लिए बेहतर रहेगा। जी। अभी जब टीथ इरप्ट होने लगते हैं 6 months to 1 year में, जब टीथ इरप्ट होने लगते हैं, तो अगर एक भी टूथ दिखता है ओरल कैविटी में, तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। अब इसका रीजन क्या है, अभी समझ लीजिए जैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल है, वो उसका बच्चे से कनेक्शन होता है प्लेसेंटा, जी, प्लेसेंटा, ठीक है, जी। वैसे ही मिल्क टूथ और परमानेंट टूथ जो आते हैं उसमें भी कनेक्शन होता है। जी। उसमें भी एक कैनाल, एक कॉर्ड होता है जो मिल्क टूथ और परमानेंट टूथ को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मिल्क टूथ इफेक्ट हो रहा है, समझ लीजिए मिल्क टूथ में कैविटी है, तो 95% चांसेस है कि वो परमानेंट टूथ में भी होगा। जी। और जब परमानेंट टूथ जो लाइफ लॉन्ग यूज करना है वो बच्चे को, ठीक है, वो जब इरप्ट ही हो रहा है, वो जब ओरल कैविटी में दिख रहा है, तो उसमें ऑलरेडी डीके है, तो उसका हेल्थ स्टार्टिंग से ही खराब है। जी। तो मदर्स को क्या करना चाहिए, जब तक बच्चे का मतलब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक मोटर डेवलपमेंट, हाथ पैर का मूवमेंट जब तक ठीक से डेवलप नहीं होता, तब तक मदर्स को खुद ही ब्रशिंग करनी चाहिए बच्चे के दांतों को, और बच्चे को सिखाना चाहिए कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, तो इन फ्यूचर वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा दिखने के लिए अपने टूथ का जो गैप होता है इसको बंद करवाते हैं। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए करवाना चाहिए या इसका मेडिकल बेनिफिट भी होता है कुछ? अभी पहले तो ये है कि टूथ में गैप होता क्यों। एक तो हो गया जेनेटिक्स, ठीक है, ऐसा बोला गया है कि जो एक बच्चा अगर डेवलप हो रहा है तो उसके टीथ एक पेरेंट से आते हैं और जॉज एक पेरेंट से आते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे जॉ बड़ा है और टीथ छोटे हैं, तो गैप दिखेगा, ठीक है, या अगर बहुत कैविटीज होने से भी ये होता है। पर जैसे आपका जो क्वेश्चन है, अच्छे दिखने के लिए वो ठीक करना जरूरी है, तो अच्छा दिखना तो एक रीजन है, बट वो एंड में आएगा रीजन। अभी जो दांतों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, हम जैसे दांत को बाइट करते हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है, हर किसी का दांत बाइट करने का तरीका सेम नहीं रहता, बट उसका एक आइडियल बाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो आपके जॉज हैं वो टीथ से कनेक्टेड हैं, ये जो जॉज हैं आपके जॉइंट से कनेक्टेड हैं, ये जॉइंट्स आपके हेड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर दांतों का जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं होता है,
जी तो वो क्या करता है, कुछ दांतों पे ज्यादा फोर्स पड़ता है खाते टाइम, कुछ दांतों पे कम फोर्स पड़ता है। जी ये जहाँ पे ज्यादा फोर्स पड़ रहा है वो जॉस को इफेक्ट कर रहा है, जॉस पे भी फोर्स ज्यादा जा रहा है, जी उसकी वजह से अपने जॉइंट्स पे इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हेडेक वगैरह ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जी तो जो माल अलाइनमेंट है, जो स्पेसिंग है दांतों का, वो सिर्फ अच्छे दिखने के लिए ठीक करना जरूरी नहीं है, जी। उसका ये सारे बेनिफिट्स भी है। जी। ठीक है, ये सारी चीजों को भी अफेक्ट करता है, इसलिए ठीक करना है। एंड अच्छे दिखने के लिए तो डेफिनेटली। और एक लोगों में ये मिथ्स है कि दांत को अलाइनमेंट करने से दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत झड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और सही है या मिथ? ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है बात। जब दांतों का माल अलाइनमेंट होता है तो ठीक कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसीजर में क्या होता है, जो दांत है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो Movement रहा करें, है। जी। ठीक है, तो जहां पे दांत मूवमेंट हो रहा है वहां की हड्डी डिसॉल्व होती है, और जहां से मूवमेंट हो रहा है वहां पे हड्डी बनती है, जी तो उससे वो दांत अलाइन होता है। तो इसका एक प्रॉपर टाइम होता है, जैसे कि बोलते हैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, जी इसी वजह से इतना टाइम लगता है जी कि आपके दांत वीक नहीं हो। दांत मूवमेंट हो रहा है, सही बात है, बट उसके साथ साथ बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन भी हो रहा है, इससे दांत वीक तो नहीं होंगे। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा तब जी। दांत वीक हो सकते हैं, या कोई पेशेंट बहुत टाइम लग रहा है करके बोल के अगर निकाल दिए ब्रेसेस बीच या में, जी। ट्रीटमेंट बीच में रोक दिए, तो उसकी जी। वजह से डेफिनेटली दांत वीक वीक हो हो सकते सकते हैं। हैं, जी। तो उसके लिए करेक्ट टाइम पीरियड फॉलो करना और उस दांतों को मूवमेंट के लिए और उसको उस जगह में एडजस्ट होने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। आजकल डेंटिस्ट फेशियल एस्थेटिक भी कर रहे हैं, क्या ये डेंटिस्ट के डोमाइन में आता है? जनरल डेंटिस्ट हैं जी वो, जो बीडीएस ग्रेजुएट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हुए जो दूसरा स्पेशलिटी है, जी एक्सेप्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, दूसरे स्पेशलिटीज का ये प्रैक्टिस करना, फेशियल एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह प्रैक्टिस करना, ये अलाउड नहीं है, ये लीगली अलाउड नहीं है। इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो उसको गवर्न करने वाले, जो गवर्न करता है वो 2 काउंसिल है, जैसे कि एनएमसी हो गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जी। एंड डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। जी नेशनल मेडिकल काउंसिल में अपना मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी ये सारा आ गया, एंड डेंटल काउंसिल जो डेंटल स्टडीज। जी तो अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था कि कुछ डेंटिस्ट फेशियल एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हुई है। अकॉर्डिंग टू एनएमसी एंड डीसीआई, डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स एंड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स आर अलाउड टू डू दिस प्रोसीजर्स। जी जनरल डेंटिस्ट या पोस्ट ग्रेजुएट्स भी जो दूसरे एरियाज में स्पेशलाइज्ड जी। है, वो लीगली अलाउड नहीं है। जी अभी एज ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रेनिंग होता है, जी। उसमें हम दांतों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। हम हेड एंड नेक रीजन का जो एनाटॉमी है, जी ठीक है, उसके बारे में इन डेप्थ पढ़ते हैं, उसका जो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई है, उसके बारे में इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो एनएमसी और डीसीआई के गाइडलाइंस में भी बोला गया था कि जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद द एनाटॉमी, जी। दे आर वेल वर्स्ड विद द डिसीजेस, दे आर वेल वर्स्ड विद द स्ट्रक्चर्स। तो जी। उनको पता है कि कहाँ कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जी तो सारे डेंटिस्ट को अलाउड नहीं है, स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट को भी अलाउड नहीं है, एंड ओनली डेंटिस्ट्री का जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ब्रांच है वही उनको करना है। अलाउड है ये प्रोसीजर। क्या डायबिटीज में डेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होती है? अगर होती है तो इसका प्रिवेंशन क्या है? देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, ऐसी डिजीज है जिसमें शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं रहते हैं। उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है डायबिटीज। इसके साथ साथ ओरल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अभी देखिए, अगर पहले तो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, ठीक है, जैसे कि मैं बताई, इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज है तो उसकी वजह से दांतों का जो इतना हार्ड स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली इफेक्ट होता है। जी ये इफेक्ट होने के लिए कैसे इफेक्ट होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में जो हाई शुगर लेवल्स है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हैं, वो अगेन बैक्टीरिया के डेवलप होने के लिए सेम थिंग, सेम रीजन, ठीक है, शुगर कंटेंट शुगर बैक्टीरिया को डेवलप करेगा, हेल्प ठीक है, करेगा, जी। बैक्टीरिया को डेवलप करके वो डेंटल हेल्थ, जो टीथ का हेल्थ है, उसको इतना कॉम्प्रोमाइज कर देता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है गम प्रॉब्लम्स, ठीक है,
जी। और बोन प्रॉब्लम, दांतों से ज्यादा गम एंड बोन प्रॉब्लम्स बहुत इफेक्ट होते हैं। अब बोन प्रॉब्लम्स कैसे, जो हड्डी है वो घिसने लगती है, वो रिजॉर्व होने लगती है, ठीक जी। है। वो रिजॉर्प्शन की वजह से और गम का इन्फेक्शन की वजह से अगेन टूथ जो है वो हिलने लगता है, और उसका फिर उसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, निकालना ही पड़ेगा। जी। अब दांत निकाल दिए तो फिर अगेन न्यूट्रिशन जी। न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पेशेंट का। और डायबिटिक पेशेंट में हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, दांतों को रिहेबिलिटेट करने के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। जी। क्योंकि जैसे हम अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है उसमें अगर टूथ नहीं है तो हम इम्प्लांट्स प्रेफर करते हैं, जी। बट डायबिटिक पेशेंट्स में हम वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जी। उससे फिर अगेन इन्फेक्शन बढ़ता है। जी। तो वही है कि डायबिटिक पेशेंट्स को अपना ओरल हाइजीन जितना हो सकता है उतना मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि ये इफेक्ट जो अगर नॉर्मल इंसान है उसमें थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, तो डायबिटिक पेशेंट में एग्जैजरेट हो जाएगा ये जी। बैड इफेक्ट इसका। जी। तो बहुत जरूरी है डायबिटिक पेशेंट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डेंटल का जो प्रॉब्लम होता है उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये तो बहुत कॉमन चीज है जिसकी वजह से लोग डेंटिस्ट के पास आने से भी डरते हैं। जी। एक तो पेन की वजह से और दूसरा ट्रीटमेंट कॉस्ट की वजह से। जी। अभी डेंटिस्ट में बहुत कॉमन सेइंग है कि डेंटल ट्रीटमेंट इज नॉट एक्सपेंसिव, जी। नेग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव। अगर आप कोई बीमारी हो रही है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको इस हद तक पहुंचा रहे हैं कि वो बहुत सीवियर हो गई है, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगा। जी। अभी एग्जांपल देने के लिए अगर मैं बताऊं कि टूथ में एक छोटी सी कैविटी है, ठीक है, ऑब्वियसली पेशेंट को पेन नहीं होगा तो अगर कैविटी आपको दिख रही है तो तभी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो डेंटिस्ट उसमें नॉर्मल सीमेंट फिलिंग कर देंगे, ठीक है, तो वो हार्डली कुछ चार्जेबल होता है। जी। बट कैविटी है, पेन नहीं हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अभी वो कैविटी प्रोग्रेस होके नर्व्स तक आ रही है, जी। टूथ को जो है हॉलो कर दे रही है, वो जी। नर्व्स में आ रही है, पेन हो रहा है, जी। ठीक है। तब पेन किलर्स ले ले, जैसे आप बोले फार्मेसी से पेन किलर्स एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ये बहुत कॉमन है। अगेन पेन किलर्स ले लिए, पेन कम हो गया, फिर से इग्नोर कर दिया, अब वो बैक्टीरिया नर्व्स को भी डैमेज कर दिया, नर्व्स को भी खा चुका है, अभी वो जा रहा है बोन में और गम्स में। जी। तो गम्स को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, बोन को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इवेंचुअली वो दांत हिलने लगेगा, दांत निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर जब वो कैविटी था तभी उसका ट्रीटमेंट होता तो हार्डली कुछ चार्जेबल था। अगर कैविटी ट्रीट नहीं करे, पेन स्टार्ट हुआ, रूट कैनाल प्रोसीजर होगा। रूट कैनाल प्रोसीजर होगा तो उस पे क्राउन्स डालना पड़ेगा, टूथ को जो कैप बोलते हैं वो देना पड़ेगा, तो रूट कैनाल का कॉस्ट हो गया। आप बस सोचिए कि एक अगर प्रोग्रेस हो रहा है डिसीज, तो 2 टाइम्स उसका जो ट्रीटमेंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। रूट कैनाल का कॉस्ट हो गया, कैप का कॉस्ट हो गया, ठीक है। वो भी अवॉइड कर रहे हैं, टूथ तो मोबाइल है, हिल रहा है, दांत निकाल दिए, अब वो दांत को रिप्लेस करने आएंगे पेशेंट इवेंचुअली, तो अब उसमें या तो हमारे पास ऑप्शन होगा इम्प्लांट्स या फिर होगा क्राउन, जो कैप ब्रिज बोलते हैं वो होगा, ठीक है। अब ब्रिज डालना है तो आजू बाजू के दो जो दांत है उससे सपोर्ट लेके डालना है, तो वो दांत भी इफेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप दांत वहां पे नहीं बिठा रहे पेशेंट, वैसे ही छोड़ रहे, तो आजू बाजू के जो टीथ होते हैं वो इस एरिया में ड्रिफ्ट होने लगेंगे, वो फिर से टेढ़े बेढ़े हो जाएंगे, उससे फिर बाइट खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ेगा। तो पेशेंट को चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करवाएं। एग्जैक्टली, अगर उस चीज में कराएंगे तो डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। दूसरी चीज है जो हमारा जो सीमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो अगर वो स्टेज तक जाना ही नहीं है, वो वैसे यूज करने के स्टेज तक जाना नहीं है, तो डेंटल ट्रीटमेंट कराना एक्सपेंसिव नहीं लगे। आपकी प्रैक्टिस में सबसे कॉमन डिजीज जो टीथ को लेकर है वो कौन से? टीथ को लेकर जो जनरल प्रैक्टिस में अगर मैं बताऊंगी तो वो है कैविटीज ऑफ कोर्स, ठीक है। कैविटीज जो डीप कैविटीज होती है जिसको रूट कैनाल प्रोसीजर्स करना होता है वो। अगर मेरे सर्जिकल प्रैक्टिस में अगर मैं बताऊं तो सबसे कॉमन है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोल के डिजीज होता है, जी। ये अगेन प्री कैंसरस कंडीशन है,
ये भी टोबैको चीविंग से होता है, स्पाइसी खाना खाने से होता है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट्स ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो जो टोबैको चीविंग और स्पाइसी खाने की वजह से जो केमिकल्स हैं वो मसूड़ों को इतना हार्ड कर देता है, इतना उसको फाइब्रोज बोलते हैं, फाइब्रोज कर देता है कि पेशेंट का जॉ खुलना बंद हो जाता है, ठीक है। और उन केसेस में सर्जरी ही रिजॉर्ट है। तो अगर इंडियन पेशेंट्स में देखेंगे तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है, ये केसेस बहुत कॉमन है। दूसरा अगर टीनेजर्स में अगर बोलेंगे तो वो है टीएमजे पेन बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, जो हेड के स्ट्रक्चर्स और मुंह के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करता है जॉइंट, वो पेन आजकल बहुत कॉमन है जी। अभी इसका रीजन एक तो ये टीनेजर्स में बहुत कॉमन है, ठीक है, 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में भी बहुत कॉमन है ये चीज। इसका मेन रीजन है एक तो स्ट्रेस हो गया जी, ठीक है। दूसरा पेशेंट का जैसे मैं बोली बाइट प्रॉपर नहीं होने से ये होता है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ जॉस पे इफेक्ट नहीं होता है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट होता है ये पेन से जी। क्योंकि पेशेंट के टीथ वीक होने लगते हैं, जॉइंट पेन से पेशेंट के टीथ वीक होने लगते हैं, हेडेक रहता है कांस्टेंट, नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते हैं जिसको नेक पेन है, शोल्डर पेन है, अभी वो ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, बट उसका कोई रीजन नहीं मिला जी, ठीक है। तो अगर इवेंचुअली वो हमारे पास आते हैं जी, तो उसका मेन रीजन होता है जॉइंट पेन, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन। तो ये केसेस भी आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। मार्केट में अभी बहुत सारे टीथ अलाइनर्स आ रहे हैं, लोग अपनापन एडवर्टाइजमेंट देखे सिर्फ अपनापन यूज करना स्टार्ट करें, वो बेटर है या किसी डेंटिस्ट को बताकर यूज करना बेटर रहेगा? देखिए टीथ अलाइनर्स के कुछ स्टैंडर्ड कंपनीज भी हैं, ठीक है, जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड कंपनीज भी हैं। उसमें क्या होता है, जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वही ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, प्लान करके उस पेशेंट का जो स्कैन करते हैं पेशेंट का, वो स्कैन जाता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट तक, फिर वो प्लान करके वो टीथ अलाइनर्स जो है वो डिलीवर करते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंपनी अगर आप चूज कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि डेंटिस्ट स्पेशली जो उसमें स्पेशलाइज्ड है, ऑर्थोडोंटिस्ट जो है, उनसे कंसल्ट करके ये ट्रीटमेंट कराना बेटर रहेगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक तो एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, और ये सारे टीथ का ट्रीटमेंट है। तो एक साथ अगर गलत हो गया ट्रीटमेंट तो सारे टीथ एक साथ अफेक्ट होंगे जी। तो प्रोफेशनल हेल्प लेके करना, या तो वैसे करें या फिर जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं वो प्रेफर कर सकते हैं। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे ओरल हेल्थ से लेकर ओवरऑल हेल्थ तक? पहले तो मैं बोलूंगी कि डेंटिस्ट के पास जाने से डरिए मत, ठीक है। डेंटल ट्रीटमेंट के कॉस्ट से मत डरिए, डेंटल पेन से डरना नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाने से डरना नहीं है जी। अगर डेंटिस्ट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कि आपको पेन हो रहा है और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम प्रॉपर मेजर्स लेके पेन कम करने के बाद ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो एक जो गलत चीज है वो दिमाग से निकाल दीजिए, अपने डेंटिस्ट से बिना कोई हेजिटेशन के जाके कंसल्ट करिए, ठीक है। तो आपकी वो आपके हेल्थ के लिए ही है, तो वो आपकी ओरल हेल्थ को अच्छा रखने में वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरा तो मैं बोलूंगी अगर कोई सिस्टमिक डिसीजेस है आजकल, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, और जैसे कि प्रेगनेंसी के बारे में हम डिस्कस किए, ये बहुत कॉमन चीज है। तो मैं बोलूंगी कि स्पेसिफिकली इन डिसीजेस के लिए अगर आप फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो एक बार डेंटल विजिट भी जरूरी है जी। और मैं अगर फिजिशियन से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहे हैं स्पेशली डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए, थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, शुगर टेस्ट करा रहे हैं, वैसे एक डेंटल टेस्ट रिपोर्ट भी जरूरी है जी, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ओरल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, एंड ओरल हेल्थ अगर इफेक्ट हो रहा है तो वापस उस डिसीज को भी प्रोग्रेस कर रहा है जी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर फिजिशियन अगर डेंटल चेकअप भी कराएंगे, डेंटल हेल्थ भी पेशेंट अच्छा रख रहा है, तो फिजिशियन जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को जी, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, उसका इफेक्ट अच्छा होगा और फास्टर इफेक्ट होगा जी। तो मैं ये एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी फिजिशियन से कि डेंटल टेस्ट भी करवाना है पेशेंट का।
और बाकी तो हेल्दी हैबिट्स, जो हार्मफुल हैबिट्स है वो हेल्दी फूड, शुगरी फूड्स का इंटेक करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी है तो ओवरऑल हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रखेंगे तो ओवरऑल सो मच कि आपने अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, आपने वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।